विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन्न सामने आया है। हरदोई में जनसभा के दौरान अखिलेश ने आजादी पर बोलते हुए जिन्ना को लेकर बयान दिया और कहा कि पटेल, गांधी और जिन्ना की विचारधारा एक थी। इन महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाई है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश को जो आजादी मिली है वो सरदार पटेल, नेहरू और गांधी, साथ ही साथ जिन्ना की वजह से भी मिली है। तो सपा मुखिया को जिन्ना याद आ गए हैं। चुनाव का मौसम है और उन्हें जिन्ना में देशभक्ति की धारा नजर आ रही है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और अखिलेश के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो जिन्ना जिसने आजादी के एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को एक कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन, और वो फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, जुमा का दिन था, जिस दिन कलकत्ता और आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। दिल्ली में सोमवार को भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनाव की रणनीति और टिकट बंटवारे समेत कई अहम चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम के साथ 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के सीनियर सिटीजन के लिए भी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी अब भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई। 2022 में 22 संकल्प। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हम जयंत चौधरी से बात करेंगे। जयंत जी, 22 में 22 संकल्प, क्या क्या खास चीजें? कई सारी चीजें हैं। किसान की, व्यापारी, नौजवान, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। 1 करोड़ नौजवानों को हमें नौकरी देनी है, हमने निश्चय किया है। किसान की आय प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होने वाली है 2 महीने में, जो हुई नहीं, उसके साथ उसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे विषयों को रखा है। आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया जी, पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा, बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहे। कांग्रेस के साथ बात चल रही है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। किसानों के मुद्दे पर जो लाइक वाइज पार्टीज हैं उस पर क्या कहेंगे? उनको शामिल करेंगे? अभी और कुछ नहीं है। तो ये है जयंत चौधरी, जिनका कहना है कि 2022 में 22 संकल्प और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आगे अगर सरकार इससे ज्यादा घोषणाएं करती है तो वो अपनी घोषणा पत्र को और बढ़ाएंगे और ज्यादा घोषणाएं करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आरएलडी के घोषणा पत्र पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा की माने तो जो अपनी सीट नहीं जीत सकते उनके चुनावी घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं है। हर राजनीतिक दल का यह अधिकार है और दायित्व भी
कि वो जब भी चुनाव में जाए तो चुनाव में जनता के साथ क्या करेगा, अपनी सरकार बनेगी तो कैसी सरकार चलाएगा, इस बात के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या चुनावी वादा करने का अधिकार है। लेकिन वो राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों की हैसियत नहीं है कि आज वो उत्तर प्रदेश में दर्जन भर सीटें जीत सकते हो, अपनी स्वयं की सीट जितना मुश्किल हो गया है, ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल कोई भी घोषणा पत्र जारी करे, इस घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने आज सीएम योगी के गढ़ में चुनावी ताल ठोकी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। इतना ही नहीं, रैली में प्रियंका ने प्रतिज्ञाएं ली और साथ ही भाजपा पर तीखा हमला बोला। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। लखनऊ से सीएम योगी काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जहां राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन कर काबुल में के जल में गंगा जल मिलाकर भगवान राम का जलाभिषेक किया। इसके अलावा यहां मुख्यमंत्री रामायण कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर संत समाज से मिलकर उन्होंने उनको सम्मानित किया। इतना ही नहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, अफसरों के साथ बैठक की। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और अखिलेश यादव ने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पर लगातार सपा से गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिस पर चुप्पी साधे रहने वाले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही शिवपाल जी को सम्मान दिया जाएगा। वहीं आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसे ही हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है फिर नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की, हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है? उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा। उधर बहराइच के कैसरगंज में संजय निषाद जनसभा में विरोधियों पर जमकर बरसे। संजय निषाद ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 74 साल में किसी भी पार्टी ने इस समाज का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। वहीं संजय निषाद ने भाजपा के साथ मिलकर 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस भी यूपी चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। टीएमसी नेताओं ने बंगाल की सीएम को इसी महीने वाराणसी आने का न्योता दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश नेता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने बताया कि ममता बनर्जी जल्द वाराणसी में रैली कर सकती हैं। हम लोग तो निवेदन उनसे कर रहे हैं कि तुरंत आए। जैसे आपको मालूम है चुनाव नजदीक है और अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग उनको निमंत्रण भेजेंगे और वो फिर जब स्वीकार होगा तो मैं आपके सामने वो रखूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में उनका कार्यक्रम बनारस में लगे। विजय तिलक। उधर अयोध्या में पीएनबी बैंक कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में सरकार एक्टिव है। लखनऊ में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पीड़ित परिवार से घर जाकर मुलाकात की और संवेदना व्यक्त करने के साथ इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया।
पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई के लिए मंत्री को पत्र सौंपा है, जिसके बाद आशुतोष टंडन ने उन्हें कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के विकासनगर में रविवार का दिन काला साबित हुआ। एक यूटिलिटी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 15 लोग इसमें सवार थे, इनमें से 13 लोगों की मौत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। उधर हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर पहुंचे। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करें। अभी मुझे पता चला है, हमारी टीमें SDRF की पहुंच गई हैं और देखते हैं क्या निकल करके आता है। ज़रूर उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, दिशा निर्देश तो हमारे पहले से भी हैं, पर मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में ये समस्या है, संभवतः गाड़ियों की कमी हो, तो ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इस पर देखना होगा, पुलिस को भी देखना होगा। कुमाऊं हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उधम सिंह नगर में भी एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एम्स को मंजूरी दी गई। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पीएम मोदी से मांग भी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश में ही इकलौता एम्स है जिसमें मरीजों का दबाव काफी ज्यादा है, मगर इस बड़े अस्पताल की जरूरत कुमाऊं में भी महसूस हो रही थी। उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहां पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। गंगोत्री धाम में कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा में 6 महीने तक रहेगी। शीतकाल के दौरान वहां पर मां गंगा की पूजा होती है। उधर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा संपन्न होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए श्रद्धालु 4 धाम के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार के प्रति आस्था जगजाहिर है। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां से कई करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण करेंगे। शंकराचार्य समाधि स्थल का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और केदारनाथ धाम में 5 नवंबर को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, यानी कि दीपावली के अगले दिन, एक दिन बाद पहुंचेंगे। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा और 5 तारीख को केदारनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले जब गए थे तो गुफा में उन्होंने ध्यान किया था और उसके बाद से वहां की गुफाओं में ध्यान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो इस बार 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के वो दर्शन करेंगे और करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा। साथ ही साथ शंकराचार्य समाधि स्थल का भी लोकार्पण करेंगे।